उत्तर प्रदेश और बिहार दोस्तों इन दोनों राज्यों में कुछ ऐसा रिश्ता है कि हमेशा से इनका नाम साथ साथ लिया जाता है। यही कारण है कि यदि आप किसी बाहर के व्यक्ति से यूपी बिहार के बारे में पूछें तो हो सकता है कि वो पॉपुलर परसेप्शन और वेब सीरीज मूवीज में दिखाए जा रहे स्ट्रॉन्ग स्टीरियोटाइप्स में फंसकर इनके कल्चर्स, लैंग्वेजेस और पॉलिटिकल इक्वेशंस जैसी बुनियादी डिफरेंसेस को ओवरलुक करके इन्हें एक जैसा ही बता दे। यहाँ तक कि आम लोगों की तरह ही बड़े राजनीतिक पदों पर बैठे कुछ लोग भी इसी इग्नोरेंस के चलते यूपी और बिहार में रहने वालों के लिए एक कॉमन शब्द भैया का भी इस्तेमाल करते हैं। इसका एक बड़ा कारण तो ये है कि यदि हम इतिहास में झांक कर देखें तो महाजनपद पीरियड से ही गंगा के मैदानों में बसा ये पूरा रीजन लगभग एक साथ ही पल बढ़ रहा है। तो वहीं दूसरी ओर बदकिस्मती से आज के भारत में इन दोनों ही राज्यों को एक साथ सो कॉल्ड बीमारू स्टेट्स में गिना जाता रहा है, जहां आजादी के बाद कई डिकेड्स अपने पुअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस की वजह से यूपी और बिहार ही हमेशा से आखिर पायदान पर खड़े दिखाई देते रहे हैं, जबकि पास मौजूद एमपी और राजस्थान जैसे राज्यों में स्थिति तेजी से बदली है। ऐसे में एक कॉमन मैन के दिमाग में भी इन दोनों स्टेट्स को लेकर यही पर्सपेक्टिव बना हुआ है। मगर आज इन दोनों राज्यों के बीच डिफरेंस बढ़ता दिखाई दे रहा है, और ये डिफरेंस केवल लोगों के परसेप्शन में नहीं बल्कि जमीनी आंकड़ों में भी दिखाई देने लगा है, जो ये बताता है कि अब उत्तर प्रदेश बिहार को पीछे छोड़कर आगे बढ़ चला है। यही कारण है कि अब तो इस बात पे भी चर्चा होने लगी है कि भारत में शायद बिहार ही अकेला बीमारू राज्य बचा है। यहाँ तक कि जहाँ एक ओर उत्तर प्रदेश के डेवलपमेंट को लेकर पब्लिक परसेप्शन तेजी से पॉजिटिव होता दिखाई देता है, तो वहीं दूसरी ओर ऐसा कुछ बिहार के कॉन्टेक्स्ट में देखने को नहीं मिलता। अब ऐसे में ये प्रश्न उठना लाजमी है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। आखिर कैसे डेवलपमेंट की रेस में यूपी तो आगे निकलता दिख रहा है लेकिन बिहार बहुत पीछे छूट रहा है। तो चलिए आज हम इसी विषय पर चर्चा करते हैं। रिसोर्स ब्यूरो की इंपॉर्टेंट सीबीएसई प्रीलिम्स और मेंस के जीएस पेपर 3 के इकोनॉमी सेक्शन के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। दोस्तों अगर हम यूपी और बिहार की स्टेट इकोनॉमी पर नजर डालें तो आप पाएंगे कि इस साल प्रेजेंट किए गए यूपी स्टेट बजट के अनुसार यूपी की स्टेट जीडीपी 20 लाख करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर चुकी है। यही नहीं, उत्तर प्रदेश के करंट ग्रोथ रेट को देखते हुए यह अनुमान लगाया जा रहा है कि अगले साल तक यूपी की इकोनॉमी बढ़कर 24 लाख करोड़ के आंकड़े को पार कर जाएगी। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर उत्तर प्रदेश ऐसा कर लेता है तो उसका सीधा सा मतलब होगा कि 2016-17 से 2023-24 के बीच यानी महज 7 सालों में यूपी की स्टेट जीडीपी बढ़कर डबल होने वाली है। अब आप कहेंगे कि अगर इकोनॉमी के ग्रोथ रेट की ही बात करें तो उसमें तो बिहार भी कम नहीं है। आफ्टर ऑल बिहार के सीएम नीतीश कुमार के प्रेजेंटेड डेटा के अनुसार बिहार देश के 5 फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट्स में से एक है। लेकिन अगर हम बिहार की स्टेट जीडीपी पर नजर डालें तो हम पाएंगे कि इस साल प्रेजेंट किए गए बिहार के बजट के अनुसार बिहार की स्टेट जीडीपी महज 7.89 लाख करोड़ की है, जिसके अगले साल 2023-24 तक 8.59 लाख करोड़ हो जाने की उम्मीद जताई जा रही है। ऐसे में ये बात साफ हो जाती है कि करंट ग्रोथ रेट के बाद भी इस बात की प्रबल संभावना है कि अगले साल बिहार की स्टेट जीडीपी का साइज यूपी के कंपैरिजन में 1/3 ही रह जाएगा। लेकिन ये बात तो हम सब जानते हैं कि दो डिफरेंट स्टेट्स के इकोनॉमीज को कंपेयर करने के लिए उनका जीडीपी साइज कंपेयर करना कोई राइट पैरामीटर नहीं है। आफ्टर ऑल 23.5 करोड़ के आंकड़े के साथ यूपी की पॉपुलेशन भी बिहार से लगभग डबल है। ऐसे में यदि हम स्टेट जीडीपी के आंकड़ों को छोड़कर इन दोनों स्टेट्स की पर कैपिटा इनकम पर नजर डालें तो हम पाएंगे कि जहां 2021-22 में यूपी की पर कैपिटा इनकम 70,792 रुपीस थी, तो वहीं बिहार में ये केवल 49,470 थी। यानी पर कैपिटा टर्म्स में भी बिहार की स्थिति उत्तर प्रदेश के सामने कमतर ही नजर आती है। और यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि पर कैपिटा इनकम के आंकड़े 2021-22 के हैं, यानी 2023-24 के लेटेस्ट अवेलेबल डेटा आते आते यूपी और बिहार का ये डिफरेंस और भी ज्यादा बढ़ने वाला है। सिमिलरली अगर हम नीति आयोग के मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स पर नजर डालें तो हम पाएंगे कि बिहार की 1/3 से ज्यादा पॉपुलेशन मल्टी डायमेंशनली पुअर है। हालांकि 22.94% के साथ यूपी की स्थिति भी कोई बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ के हालात भी बिहार से बेटर हैं। इस तरह अगर हम डेवलपमेंट का पैमाना माने जाने वाले अर्बनाइजेशन की बात करें तो 2011 के डेटा के अनुसार यूपी की 22.28% पॉपुलेशन अर्बन एरियाज में रह रही थी, जो भले ही उस दौरान देश के 31% अर्बनाइजेशन रेट से कम थी, लेकिन फिर भी
यूपी में बिहार के कंपैरिजन में डबल अर्बनाइजेशन था, जहां ये आंकड़ा 11.3% का था। साथ ही अगर हम लिटरेसी रेट के आधार पर भी इन दोनों स्टेट को कंपेयर करें तो उसमें भी यूपी बिहार से 6 परसेंटेज पॉइंट बेटर पोजीशन में नजर आता है। जहां 2011 के सेंसस डेटा के अनुसार यूपी में 67.7% लिटरेसी रेट है, तो वहीं बिहार में ये आंकड़ा 61.8% है। दूसरी ओर अगर हम इन आंकड़ों को छोड़कर इन दोनों स्टेट्स के पब्लिक इमेज की बात करें तो भी हम पाएंगे कि जहां एक और अक्सर उत्तर प्रदेश का नाम नए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को लेकर खबरों में बना रहता है, फिर चाहे वो नए एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट्स हों या फिर एयरपोर्ट्स, लेकिन वहीं दूसरी ओर बिहार लगातार अपने गिरते ब्रिजेस को लेकर खबरों में बना हुआ है। बिहार के भीतर से ही उसकी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पर भी लगातार प्रश्न चिन्ह लगाए जाते रहे हैं। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि बिहार के डेवलपमेंट पर ध्यान नहीं दिया जा रहा, मगर फिर भी बिहार अपने अगेंस्ट पब्लिक परसेप्शन को चेंज करने में विफल होता दिखाई दिया है। अब ऐसे में प्रश्न ये उठता है कि आखिर क्यों एक और यूपी लगातार आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है जबकि बिहार पिछड़ता जा रहा है। आइए अब हम इसके पीछे के कारणों के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो एक्सपर्ट्स का मानना है कि यूपी और बिहार के बीच डेवलपमेंट के इस डिफरेंस का बहुत बड़ा कारण यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट की टेन्योर्स की वजह से है। अब ये बात तो आप समझते ही हैं कि यदि किसी रीजन को डेवलप करना है तो उसके लिए वहां एक स्टेबल गवर्नमेंट का होना बेहद जरूरी है, क्योंकि यही स्टेबल गवर्नमेंट इफेक्टिव गवर्नेंस और पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन को इंश्योर करती है। मगर कभी कभी यही स्टेबिलिटी एक स्टेट के लिए डेट्रीमेंटल भी सिद्ध हो सकती है। अब आप कहेंगे कि ये कैसे हो सकता है, चलिए समझते हैं। अगर हम उत्तर प्रदेश के पास गवर्नमेंट को देखें तो हम पाएंगे कि बीते लगभग 2 दशक में करंट सीएम योगी के सेकंड टेन्योर को छोड़कर यूपी में कभी भी किसी पार्टी की गवर्नमेंट रिपीट नहीं हुई। ऐसे में यूपी के हर सीएम को अपना 5 साल का स्टेबल टेन्योर तो मिला, लेकिन कभी भी रिपीटेड टेन्योर्स नहीं मिले। ऐसे में यूपी की तीनों मेजर पॉलिटिकल पार्टीज यानी बीजेपी, एसपी और बीएसपी के बीच एक कांस्टेंट स्ट्रगल बना रहा, जिसके चलते हर गवर्नमेंट ने अपने तरीके से स्टेट में बेटर गवर्नेंस या पॉलिसी स्टैब्लिश करने की कोशिश की। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में बीते 3 से 4 टेन्योर में किसी को भी यूपी के डेवलपमेंट के लिहाज से राइट ऑफ नहीं किया जा सकता, भले ही इन रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट्स में अपनी अपनी खामियां रही हों और बिहार की तरह ही यूपी की भी कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स की अपनी कमियां रही हों, लेकिन इसके बाद भी डेवलपमेंट के मामले में हर बदलती गवर्नमेंट का मुकाबला अपने प्रेडिसेसर से लगातार बना हुआ है। और इसी कांस्टेंट पॉलिटिकल स्ट्रगल का बेनिफिट यहाँ की जनता को मिल रहा है। जहां इसके उलट यदि हम बिहार की स्टेट पॉलिटिक्स पर नजर डालें तो वहां हमें लंबे समय तक एक ही पार्टी की स्टैग्नेंट पॉलिटिकल लीडरशिप देखने को मिलती है। जहां आरजेडी की ओर से लालू प्रसाद यादव और उनकी वाइफ राबड़ी देवी ने सीएम पद की कुर्सी पर लगभग 15 साल शासन किया, जबकि इसके बाद से हमने जनता दल यूनाइटेड की ओर से इस कुर्सी पर नीतीश कुमार और जीतन राम मांझी देखने को मिलते हैं। इसका नतीजा ये है कि 1990 से लेकर मिड 2000 तक के आरजेडी की टेन्योर को अक्सर जंगल राज कहकर बुलाया जाता है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि इस दौरान बिहार में क्राइम, एक्सटॉर्शन और करप्शन अपने चरम पर था। तो वहीं अपने 4th टेन्योर में आते आते सुशासन बाबू के नाम से फेमस नीतीश कुमार की गवर्नमेंट पर भी ऐसे ही प्रश्न चिन्ह लगने लगे हैं। यहाँ तक कि अपने इस लैक ऑफ पब्लिक सपोर्ट की वजह से बीते असेंबली इलेक्शंस में नीतीश कुमार की जेडीयू को बिहार में काफी कम सीट्स भी मिली, लेकिन उसके बाद भी वो पहले बीजेपी और फिर आरजेडी का दामन थामकर सत्ता में बने रहे। ऐसे में पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि बिहार की यही पॉलिटिकल स्टेबिलिटी असल में उसके स्टैग्नेशन का सबसे बड़ा कारण बन रही है। दोस्तों ये बात सही है कि बीते कुछ सालों में बिहार ने काफी तेजी से डेवलपमेंट किया है, लेकिन अगर हम एक्सपर्ट्स और अवेलेबल डेटा की माने तो वो सभी इस ओर इशारा करते हैं कि बिहार का ज्यादातर डेवलपमेंट सर्टेन पॉकेट्स में ही रेस्ट्रिक्टेड है। उदाहरण के लिए अगर हम बिहार का लेटेस्ट अवेलेबल रीजनल डेटा उठाकर देखें तो हम पाएंगे कि बिहार की इकोनॉमी में ऑलमोस्ट 25% शेयर अकेले पटना का है। यही नहीं, अगर हम सिटी बाय सिटी कंपैरिजन करके देखें तो बिहार में पॉपुलेशन के आधार पर पटना के बाद सेकेंड लार्जेस्ट सिटी गया है, और 2011 की पॉपुलेशन के डेटा के अनुसार गया की पॉपुलेशन पटना से 1/4 है। सिमिलरली बिहार का अर्बनाइजेशन, इंफ्रा डेवलपमेंट और इकोनॉमिक इंक्लूसिविटी भी उसके कुछ पॉकेट्स तक ही सीमित है, जबकि इसके उलट हम यूपी की बात करें तो यहाँ के डेवलपमेंट काफी हद तक इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड दिखता है, जिसमें भले ही नोएडा एक लीडिंग पोजीशन पर है, लेकिन फिर भी लखनऊ, प्रयागराज, गाजियाबाद, आगरा, कानपुर इत्यादि शहर इससे बहुत पीछे नहीं है। ऐसे में उत्तर प्रदेश को एक ओवरऑल डेवलपमेंट की ओर बढ़ने का मौका मिलता है।
जिससे सारे स्टेट में एक ग्रोथ सिनर्जी देखने को मिलती है, जैसा बिहार कर पाने में असमर्थ दिखाई देता है। दोस्तों, इसके अलावा बिहार को एक अनफेयर डिसएडवांटेज भी फेस करना पड़ता है, जो उसके डेवलपमेंट की राह में सबसे बड़ा रोड़ा है। यहाँ हम बात कर रहे हैं हर साल बिहार द्वारा फेस की जाने वाली फ्लड की। हर साल मानसून के समय बिहार में और खासतौर पर नॉर्दर्न बिहार में फ्लड का एक रिकरेंट साइकिल देखने को मिलता है। असल में नेपाल के माउंटेनियस रीजन से आने वाली बिहार के गंगा के मैदानों से होकर बहने वाली बहुत सी पेरेनियल और सीजनल रिवर्स जैसे गंडक, कोसी, कमला, बागमती और महानंदा जैसी रिवर्स मिलकर ऑलमोस्ट हर साल बिहार के जनजीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर देती हैं। ऐसी फ्लड सिचुएशन से बनने वाली ये सिचुएशंस कभी कभी इतनी भयावह होती हैं कि देश के सबसे डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट्स में से एक बिहार में हजारों की संख्या में ह्यूमन लाइफ और लाइफ स्टॉक का नाश हो जाता है। इन फ्लड्स में करोड़ों अरबों रुपए की पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टी भी डैमेज हो जाती है। इसके साथ साथ बिहार, जिसकी ऑलमोस्ट 3/4 पॉपुलेशन एग्रीकल्चर या उससे एसोसिएटेड एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, उसके लाखों हेक्टेयर एग्रीकल्चर लैंड को भी भारी नुकसान पहुंचता है, जिसे देख के ऐसा लगता है कि मानो बिहार के एक बड़े हिस्से को ऑलमोस्ट हर साल अपने डेवलपमेंट पाथ को फिर से जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। हालांकि ये बात सही है कि बिहार की रिकरेंट इशू के लिए कुछ मैनमेड इशू जैसे डिफॉरेस्टेशन और अनरेगुलेटेड कंस्ट्रक्शन और सक्सेसिव गवर्नमेंट्स का पुअर मैनेजमेंट जिम्मेदार है, लेकिन फिर भी मोर और लेस ये नेचुरल कैलेमिटी बिहार के डेवलपमेंट की राह में सबसे बड़ा रोड़ा है, जो उसे उत्तर प्रदेश के कंपैरिजन में भी एक नेचुरल डिसएडवांटेज पोजीशन में लाकर खड़ा करती है। यही कारण है कि लंबे समय से बिहार अपने लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से स्पेशल कैटेगरी स्टेट के स्टेटस की मांग कर रहा है, मगर उसकी इस मांग की राह में अभी कई रोड़े हैं। खैर, बिहार की ऐसी ही एक समस्या और है जिसने बिहार को हिस्टोरिकली हैंडीकैप करने का काम किया है, जिसकी वजह से कहीं न कहीं बिहार ऑलरेडी इस कंपटीशन में पिछड़ा हुआ है। दोस्तों, अगर हम गौर से देखें तो हर स्टेट के पास अपने कुछ नेचुरल एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस मौजूद हैं। ऐसे में अगर हम बिहार की बात करें तो इंडिपेंडेंस के समय से ही उस समय के यूनाइटेड बिहार के पास भी एक नेचुरल एडवांटेज मौजूद था, जो था उसका फर्टाइल एग्रीकल्चर लैंड और खासतौर पर उसकी नेचुरल मिनरल रिसोर्स रिचनेस, जिसके बल पर बिहार डेवलपमेंट की एक नई कहानी लिख सकता था। लेकिन इंडियन इंडिपेंडेंस के साथ ही 1952 में सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अपनाई गई फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी ने बिहार के इस नेचुरल एडवांटेज को खत्म कर दिया। असल में इस पॉलिसी के अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट की एक कोशिश थी कि देश के ऐसे स्टेट्स जहां पर नेचुरल मिनरल बड़ी मात्रा में देखने को मिलते हैं और ऐसे स्टेट्स जहां ये रिसोर्सेज मौजूद नहीं है, उनके बीच एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनाया जाए, जिसके लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन और मैन्युफैक्चरिंग सेटअप के लिए जरूरी मिनरल रिसोर्सेज जैसे एसेंशियल कमोडिटीज को थ्रू आउट द कंट्री सेम प्राइस पर अवेलेबल कराया गया, फिर चाहे इन रिसोर्सेज का ट्रांसपोर्टेशन या फ्रेट कॉस्ट जो भी हो, ताकि सभी स्टेट्स को बराबर गति से इंडस्ट्रियलाइज होने और आगे बढ़ने का समान अवसर मिल सके। मगर गवर्नमेंट की इस पॉलिसी ने बिहार के लिए मुश्किलें बढ़ा दी, क्योंकि इसके चलते नेचुरल एडवांटेज का फायदा नहीं उठा पाया। नतीजा ये हुआ कि इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट उसके एग्रीकल्चर लैंड पर पड़ा, जिसे न केवल ओवर एक्सप्लॉइट किया गया बल्कि एग्रीकल्चर लैंड पर ओवर डिपेंडेंस की वजह से हिस्टोरिकली बिहार में इंडस्ट्रीज को स्टैब्लिश करने के लिए लैंड प्रोवाइड करवा पाना एक टेढ़ी खीर रहा है। जबकि इसके उलट उत्तर प्रदेश का इंडस्ट्रियलाइजेशन 1960s से ही शुरू हो गया था। यही नहीं, मेरठ, कानपुर, प्रयागराज, आगरा, गोरखपुर इत्यादि जैसे इंडस्ट्रियल हब्स भी तभी से जोर पकड़ने लगे थे। हालांकि ये बात सही है कि बिहार की तरह यूपी की भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन और स्टेट पॉलिसी मिसमैनेजमेंट्स की वजह से समय के साथ इनकी भी ग्रोथ की रफ्तार धीमी ही रही, मगर फिर भी यूपी इस मामले में बिहार से बेहतर स्थिति में रहा। इसके अलावा हमें यूपी और बिहार के बीच एक बड़ा पॉलिसी डिफरेंस यहाँ के एजुकेशनल सेटअप में भी देखने को मिलता है, जिसकी वजह से बिहार कभी उस मेन स्ट्रीम में नहीं आ पाया जिसका फायदा यूपी को मिला। जरा सोच कर देखिए, IIT कानपुर, IIM लखनऊ, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, BHU लखनऊ यूनिवर्सिटी, डॉक्टर भीमराव यूनिवर्सिटी आगरा इत्यादि इत्यादि न जाने कितने ही एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स यूपी को ऑल इंडिया लेवल पर एक अलग पहचान देते हैं, जबकि इसके उलट आज से हजारों साल पहले से एजुकेशन का हब रहे बिहार को इंडिपेंडेंस के बाद एजुकेशन के एक ऐसे एपिसेंटर की तरह प्रमोट नहीं किया गया, जहां हर नामचीन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट मोर और लेस पटना तक ही सेंटर्ड होकर रह गया है। ऐसे में इसका सीधा असर लोगों के परसेप्शन पर पड़ा, जिसके चलते आज भी जो लोग बिहार को करीब से नहीं जानते वो शायद बिहार में पटना के अलावा किन्हीं 5 बड़े शहरों का नाम भी न बता पाए और कहीं ना कहीं
इसी नेगेटिव पब्लिक परसेप्शन या पब्लिसिटी ने बिहार को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। ऐसे में दोस्तों अब तक आपको समझ आ गया होगा कि आखिर क्यों बिहार यूपी से पिछड़ता जा रहा है। लेकिन दोस्तों इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि यूपी बिहार से कोसों आगे निकल चुका है या फिर बिहार बहुत पीछे है, बल्कि शायद भारत की यही सबसे बड़ी विडंबना है कि उसके सबसे बड़े ये दो राज्य उसके सबसे पिछड़े राज्यों में शुमार हैं। दोस्तों अगर हम गौर से देखें तो पॉपुलेशन के मामले में भारत के सबसे बड़े दो राज्य यूपी और बिहार हैं। अगर अपने आप में ही अलग देश होते तो लगभग पाकिस्तान के बराबर पॉपुलेशन वाला यूपी दुनिया का 5th या 6th लार्जेस्ट नेशन होता। सिमिलरली जापान को बराबर टक्कर देता बिहार भी दुनिया के टॉप 12 नेशंस में गिना जाता। मगर इससे ये फैक्ट नहीं बदलता कि नीति आयोग की रिपोर्ट्स के अनुसार ये दोनों स्टेट्स भारत की पूरेस्ट स्टेट्स में से एक हैं। इसी तरह जीडीपी पर कैपिटा के मामले में भी यूपी और बिहार ही भारत में लास्ट पोजीशन पर आते हैं। ऐसे में इन दोनों स्टेट्स के पिछड़े होने का सीधा असर भारत की 1/4 पॉपुलेशन पर पड़ता है, जिससे ग्रोथ और डेवलपमेंट के समान अवसर नहीं मिल पाते। यही कारण है कि यदि भारत को आगे बढ़ाना है तो इन दोनों राज्यों को कहीं बेहतर और मुखर तरीके से डेवलप होना होगा, जहां उन्हें इन स्टेट्स का इंक्लूसिव इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के साथ साथ यहाँ के लोगों के लिए बेटर अपॉर्चुनिटीज डेवलप करनी है, क्योंकि भारत के भविष्य की चाबी यूपी और बिहार की मुट्ठी में ही बंद है। अब आप पूछेंगे कि ऐसे क्यों, तो हम आपको बता दें कि यूपी और बिहार ही भारत के यंगेस्ट स्टेट भी हैं। ऐसे में भारत के इफेक्टिव डेमोग्राफिक डिविडेंड के लिए भी इन दोनों राज्यों का एक साथ आगे बढ़ना बेहद जरूरी है, क्योंकि जितना ज्यादा ग्रोथ पोटेंशियल ये दोनों स्टेट्स प्रोड्यूस करेंगे भारत भी उतना ही आगे बढ़ेगा। मगर विडंबना यह है कि आज भी इन दोनों स्टेट्स में लिटरेसी रेट भारत के लिटरेसी रेट से भी कम है। साथ ही आज भी यहाँ के एक बड़े सेक्शन को काम की तलाश में दूसरे राज्यों का रुख करना पड़ता है। यही नहीं, अगर हम कॉमन पब्लिक परसेप्शन के अनुरूप जाकर यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की बात करें तो उसमें भी यहाँ की स्थिति कुछ खास अच्छी नहीं है। बल्कि अगर हम टाटा ट्रस्ट की लेटेस्ट अवेलेबल रिपोर्ट पर नजर डालें तो लॉ एंड ऑर्डर के मामले में भी यूपी और बिहार देश में आखिरी पायदान पर खड़े नजर आते हैं। ऐसे में यूपी और बिहार को अपने आप में कुछ बड़े परिवर्तन करने की जरूरत है। गंगा के मैदानों में साथ साथ पले बढ़े इन दोनों राज्यों को ही भारत को एक नई दिशा दिखानी होगी, क्योंकि यदि ऐसा ना हुआ तो ये भारत के लिए एक बड़ी हार होगी। पर अगर सही कदम उठाए गए तो ये दोनों राज्य भारत का स्वर्णिम भविष्य लिख रहे होंगे। इसी उम्मीद के साथ आज के वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस में देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं, जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। And the question is, for a long time, the Bihar government has been asking for the status of special category states. Is that demand viable? Critically examine. And with this question, my friends, that's it for the video. I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।